हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी का वो पर्टिकुलर पोर्शन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के बारे में। एक वीडियो ऑलरेडी एग्रीकल्चर पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ गवर्नमेंट के स्कीम डिस्कस करेंगे, कुछ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, लैंड रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा एमएसपी पीडीएस वगैरह के बारे में डिस्कस करें। क्योंकि आपके बुक में लुसेंट में ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं दिया है, खासकर इकॉनमी तो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। ऐसे दे दिया है ए के बाद सीधा सी, ये नहीं बताया कि बीच में बी भी होता है और इसमें कोई लिंकेजेज भी होता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मैं यहाँ पे आपको ट्राई करूँगा कुछ लिंकेजेज वगैरह देने का, जिससे अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाओगे। क्लियर? तो चलिए करते हैं सीधा। 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो चलिए डिस्कस करें। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, क्लियर। चलिए यहाँ से हमें डिस्कस करना है, अदर रिवॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, मेरा नाम है धीरज और आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। और आप चाहते हो कि मैं इस सारे सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, थोड़ा जितना भी हो सका मिनिमम आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो गूगल पे, यूपीआई या पेटीएम से। क्लियर? ताकि हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिले, तो हम कुछ चीज़ों को आउटसोर्स करवा सके, खासकर पीपीटी बनाना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप लोग को पता ही होगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्लियर है ना? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों एक्ट आया था भाई? हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं एफोर्ड कर सकते हो कि वो खाना खरीद के खा सके। क्लियर है ना? तो सरकार ने सोचा कि हमारे देश में फूड हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि हमारे देश के पास एटलीस्ट फूड सरप्लस आ चुका था। मतलब सरकार के पास अगर फूड आ गया, अनाज आ गया, तो लोगों को, गरीब लोगों को सस्ता तो दे सकते हैं ना, क्योंकि सरकार एमएसपी के माध्यम से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से सरकार खरीद तो रही थी। तो सरकार खरीद के अपने पास थोड़ी रखेगी, अब जमा थोड़ी करना है, सरकार को बेचना भी है। लेकिन सरकार को पता था कि बहुत सारे पुअर पीपल हैं जो अगर सेम रेट में महंगा हम बेचे तो नहीं खरीदेंगे लोग, तो लोगों को हम 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ऐसे बेचते हैं। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी आया कब था? 2013 में आया था। क्यों? क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा सके, ताकि जो पुअर पीपल भी है ना, एक डिग्निटी के साथ जिए। ऐसा नहीं उसको लगे कि सरकार मुझे फालतू में दे रहा है, नहीं, मुझे सस्ता मिल रहा है भले, लेकिन मैं पैसे दे के ले रहा हूँ, पैसे दे के ले रहा हूँ। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इसका मतलब कितने लोगों तक पहुंचा है। तो ध्यान देना, 75% जो कि रूरल एरिया के और 50% या अर्बन एरिया पॉपुलेशन के, इन सबको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन दिया जाता है। भाई पैसा लिया जाता है लेकिन थोड़ा सस्ता। क्लियर? थोड़ा सस्ता इन द सेंस मतलब काफ़ी सस्ता होता है। कोर्स ग्रेन होता है 1 रुपये, उसका 2 रुपये आई थिंक वीट होता है, 3 रुपये राइस होता है। क्लियर? एलिजिबिलिटी क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी फिक्स कर सकता है। और अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत भी कुछ फैमिली आती है, उसको मिलता है 35 केजी, नॉर्मली मिलता है 5 केजी। क्लियर? और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट, टारगेटेड मतलब भाई जिसको ज़रूरत है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करो, सबको नहीं। क्लियर? प्रोविजन इसका क्या है? 5 केजी मिलता है फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ। ध्यान देना, पर पर्सन पर मंथ। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बताया अंत्योदय वाला का, अंत्योदय में क्या होता है? पर हाउस होल्ड मिलता है 35 केजी। क्लियर है ना? ये थोड़ा ज़्यादा गरीब होते हैं लोग। क्लियर? मतलब कि नॉर्मली पर पर्सन को 5 केजी मिलता है पर मंथ, 3 रुपये राइस, 2 रुपये वीट और 1 रुपये कोर्स ग्रेन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंत्योदय अन्य योजना के, अंत्योदय अन्य योजना मतलब जो बिल्कुल भी पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है, उनको 25 केजी मिलेगा, लेकिन पर हाउस होल्ड, ऐसा नहीं कि पर पर्सन, ये याद रखना। क्लियर? वुमेन को जो 6,000 मिलती है इसी के तहत मिलेगी, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेती। चाइल्ड को 14 साल तक, जो या तो 14 साल तक, 6 साल तक उसको कहाँ पे, जो आंगनबाड़ी एरिया में, और 6 से 14 तक जो प्राइमरी स्कूल होती है वहाँ पे इसको मील मिलेगी। क्लियर? ये भी आती है किसके अंदर? नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर। कौन कौन है? फैमिली आ गया,
वुमेन को स्पेशल रिक्वायरमेंट है इसलिए आ गई क्योंकि उनको प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बच्चे आ गए, बच्चे इससे क्या होगा, इनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ेगा, बच्चे स्कूल भी आने का ट्राई कोशिश करेंगे। फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा और बेनिफिशरी को। और फूड देखो, कहीं पे अगर मान लो फूड ग्रेन और आ ही नहीं पाता है मान लो, या मान लो कोई ऐसा दूर दराज स्कूल है जहाँ पे मील्स मिलती ही नहीं स्कूल में, तो उन फैमिली को कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ फूड सिक्योरिटी अलाउंस। क्योंकि अगर स्कूल में नहीं मिलती है, वहाँ पे राशन की शॉप नहीं है, तो वो लोग को बस अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा ताकि वो लोग खुद से खरीद सकते हैं। एक ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, ताकि लोग बता सके भाई मुझे तो नहीं मिल रहा है, ऐसे बता सके। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हाँ, इसमें समझ गए ना। अब थोड़ा एक टॉपिक आपके बुक में दिया था एनिमल के बारे में, एनिमल पे कुछ डेटा दिया हुआ था, तो एनिमल के बारे में देख लीजिए। इंडिया में जो टोटल दूध देने वाले जानवर है, दूध देने वाले जानवर में वो फैलो आता है 50%, काऊ आता है 45% और गोट आता है 5%। वैसे दूध देने वाले जिनको हम पालते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूँ। क्लियर। जो जिसको आप घर पे पालते हो, रियरिंग करते हो, ऐसा नहीं कि आप वाइल्ड लाइफ के जानवर की बात कर रहे हो, नहीं। नेक्स्ट देखो। हाँ, एनिमल और लाइवस्टॉक रियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एग्रीकल्चर के अलावे गांव में ऑलमोस्ट 55% ऐसी रूरल पॉपुलेशन है जिसका एक एसोसिएट या हम बोल सकते हैं अल्टरनेट बिजनेस है, एसोसिएट ही बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर तो करते हैं, खेती तो करते हैं, उसके साथ पशु भी पालन करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लाइवस्टॉक है, ये तो हमें पता है। क्लियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर, ध्यान देना, एग्रीकल्चर से जो आउटपुट आता है, एग्रीकल्चर से 17.4% जीडीपी आता है ना, एग्रीकल्चर मतलब सिंपल प्राइमरी सेक्टर से। तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में तो पशुपालन भी आ जाता है ना, तो इसमें पशुपालन ऑलमोस्ट 1/4 है, ये ध्यान रखना। पशुपालन ऑलमोस्ट 1/4 है। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज को ऐड कर दिया जाए तो इसका ऑलमोस्ट 25% है। कौन? एग्रीकल्चर अकेला। क्लियर, सॉरी, पशुपालन अकेला। टोटल जीडीपी में कितना इसका कंट्रीब्यूशन है? 4.14% है। क्लियर। किसने बताया? 19th लाइवस्टॉक सेंसस हुआ 2012 में, उसके क्यों करते? इससे हमें इकोनॉमिक वैल्यू भी मिलती है और लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार भी मिल जाता है। तो गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम है एनिमल से रिलेटेड, ये आपके बुक में नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने बात लिख दिया है। एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ताकि जो हमारे इंडिजीनियस ब्रीड है ना उसको प्रोमोट किया जा सके और उसका कंजर्व किया जाए। ऐसा नहीं कि हम सब जो बाहर के हाइब्रिड वाले हैं उसी को लाते हैं, हमारी अपनी जो इंडिजीनियस ब्रीड है जो इस इन्वायरमेंट में अच्छे से रह सकती है उसको हम भूल ही गए। नहीं। क्लियर। गवर्नमेंट और भी हमारे कुछ इंडिजिनियस ब्रीड को प्रमोट कर रही है, और क्योंकि उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा A2 मिल्क मिलता है, ह्यूज पोटेंशियल है। A2 मिल्क वो होता है जैसे ऐसे मिल्क जिसमें बीटा कैसीन प्रोटीन कम मिलता है। क्लियर है ना, ध्यान देना। इट इज़ ए वेराइटी ऑफ काउ मिल्क डैट मोस्टली लैक ए फॉर्म ऑफ बीटा कैसीन प्रोटीन। मतलब कि हमारे जो इंडिजिनियस ब्रीड होते हैं ना उसमें A2 मिल्क मिलता है। A2 मिल्क में बीटा कैसीन प्रोटीन नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। क्लियर है ना, बस ये ध्यान रखना। और हमने ऐसा सीख के गवर्नमेंट ने गिवन एक्सपोर्ट सब्सिडी दे, अगर आप मिल्क प्रोडक्ट किसी और देश में बेचते हो ना तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल एसिमिनेशन, ये सब नॉर्मल है, कैसे जेनेटिक की पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके, ये सब बात है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है टी की बात करते हैं, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ था टी के बारे में। ऐसा आपके बुक में सिर्फ दिया हुआ था कि आसाम लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। ध्यान देना, हमें लगेगा कि यार दार्जिलिंग सबसे ज़्यादा है, तो दार्जिलिंग तो बंगाल में है तो बंगाल ही होगा, नहीं, आसाम सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर। इंडिया और टी प्रोडक्शन का कुछ फैक्ट है, डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ध्यान रखा, 3 फैक्ट याद रखो ना। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, लेकिन 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब हम खूब यूज करते हैं। क्लियर।
और टी का देख लेते हैं, थोड़ा टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। थोड़ा अपफोल्ड टोपोग्राफी पे होती है, क्योंकि पानी है इसके में जमा नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है। सब हिमालयन रीजन में होता है, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी में होता है, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में होता है, और नीलगिरी और कार्डेमम के थोड़ा लोअर वैली पे होता है यहाँ पे, ताकि पानी भी जमा ना हो और अच्छे से धूप वगैरह भी आ जाए। क्लियर। आसाम में टोटल एक्सपोर्ट का 50%, सॉरी टोटल प्रोडक्शन का आसाम 50% कवर करता है। क्लियर। अब देख रहे हो कि यहाँ होता है। टी कहाँ पे, एक जो काला वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे भी है। क्लियर, त्रिपुरा वगैरह में। और कॉफ़ी का आप देख सकते हो यहाँ पे कर्नाटका, ये तमिलनाडु केरला वाला बॉर्डर, यहाँ पे 2 जगह होता है कॉफ़ी। क्लियर। अब देखो कॉफ़ी का क्या है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन में हम 6th पे आते हैं, प्रोडक्शन में 6th पे आते हैं। 5th लार्जेस्ट हम एक्सपोर्टर है, लेकिन प्रोडक्शन में 6th पे आते हैं। 3.9% ही वो होता है वर्ल्ड का। क्लियर। और कर्नाटका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, कर्नाटका ऑलमोस्ट 2/3 प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया का। क्लियर। कॉफ़ी इंडिया में, दुनिया में जो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है उसमें इंडिया का भी नाम है। क्लियर। इसका देख लीजिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना था 20 से 30, और यहाँ भी बारिश भी ऑलमोस्ट सेम है। वेल ड्रेन होती है, मतलब लोमी सॉइल में ज़्यादा अच्छा होता है। और वेस्टर्न घाट कर्नाटका, क्योंकि बारिश यहाँ पे होती है, गर्मी भी होती है, इसलिए यहाँ पे हो जाती है। क्लियर। कुछ और फैक्ट यहाँ पे है, क्यूबा को शुगर बॉल बोला जाता है वर्ल्ड का, दुनिया का। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इंडिया का शुगर बॉल किसे बोला जाता है, उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे शुगर केन की अच्छी खासी खेती होती है। नेक्स्ट है एक और फैक्ट जो कि आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। अभी तक हमें लगता था, इवन आपके बुक में भी दिया हुआ है कि इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन की, लेकिन 2018-19 में इंडिया ने ब्राज़ील को पछाड़ दिया है, पहली बार पिछले 16 साल में। एक्चुअली हुआ क्या, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ की फसलों को, खासकर शुगर केन की, तो उसका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो गया। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पहले नंबर पे अपने कारण से आए हैं, नहीं, मुसीबत आ गया ब्राज़ील पे, इसके कारण हम पहले नंबर पे आए। क्लियर। तो ये ध्यान रख लेकिन लेकिन है तो पहले नंबर पे। क्लियर। अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म की। लैंड रिफॉर्म इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस में आया है 3 लैंड रिफॉर्म। कौन कौन आए, जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। जमींदारी को हम परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा इनिशिएट किया गया 1793 में। किस किस एरिया में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी वाला एरिया में। और इसमें किया जाता है, जमींदार को लैंड का ऑनर समझा जाता था। देखो यहाँ पे होता था ब्रिटिश, यहाँ पे होता था जमीन, और ये बंदा होता था जमींदार। तो जमींदार को इसका ऑनर समझा जाता था। जमींदार क्या करता था, इससे टैक्स लेता था, मतलब कर वसूलता था, ये ब्रिटिश को देता था। 1/11 पार्ट खुद रखता था, 10/11 पार्ट ब्रिटिश को देता था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। क्लियर, उतना हमें जाना नहीं है। क्लियर। उसके बाद रैयतवारी सिस्टम डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश को पता चला भाई जमींदार तो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है, हमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम बीच के आदमी को हटा ही देते। तो रैयतवारी सिस्टम में बीच के जो आदमी था जमींदार, उसको हटा दिया। अब जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर था वही मालिक बन गया, उसको अब ब्रिटिश को डायरेक्ट पे करना है। थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया 1820 में। ध्यान देना वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1793 में। ये 1820 में। आपसे कभी कभी ये पूछ भी सकता है कौन पहले कौन बाद में। ये महलवारी हुआ विलियम बेंटिक ने, और मैकेंजी का भी नाम आता है। क्लियर है ना, दोनों ने मिलके। ये पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस के कुछ पार्ट में। ये वाला कहाँ पे, मद्रास, बॉम्बे प्रोविंस में और आसाम में। क्लियर। महलबारी क्या था कि एक गांव को हेड बना जाता था, सब लोग गांव में पे करते थे, और गांव से जो सब लोग गांव का हेड जो होगा, एक जगह पंचायत होती है वहीं से उठा लेता था। क्लियर। लैंड रिफॉर्म इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इंटरमीडिएटरी जो था उसको हटाया, टेनेसी में रिफॉर्म किया, टेनेट्स में रिफॉर्म किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग आया, रीऑर्गेनाइजेशन किया एग्रीकल्चर। जो लैंड सीलिंग थी कि इससे ज़्यादा आप लैंड नहीं रख सकते, लैंड पे सीलिंग लगाई गई। लैंड को कंसोलिडेट किया गया, चकबंदी लगाया गया, मतलब ये दोनों काम था लैंड को कंसोलिडेट करने का, लैंड सीलिंग और लैंड कंसोलिडेशन, जिसमें लैंड कंसोलिडेशन का एक नाम है चकबंदी। क्लियर। अब इंडिया में ट्रेंड क्या था लैंड होल्डिंग का 2015-16 में, तो हमारे यहाँ पता है क्या हुआ
यहाँ देखो आप डेटा देखो, 3 टाइप के लैंड हमारे में यहाँ बांटा जाता है, एक लार्ज वाली, एक मीडियम, स्मॉल। लार्ज वाली ऐसे लोग जिसके पास 4 से 10 एकड़ की ज़मीन है। मीडियम वाली ऐसे लोग जिसके पास 1 एकड़ से 4 एकड़ की ज़मीन है। स्मॉल वाले वो लोग जिसके पास 1 एकड़ से भी कम है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम पीपल इसी में है, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, और इवन स्मॉल वालों की नंबर इंक्रीज हो रही है, स्मॉल वालों की नंबर इंक्रीज हो रही है, जो मीडियम और लार्ज वाले की डिक्रीज हो रही है। कैसे, क्यों हो रहा है भाई? बंटवारा हो रहा है ना। हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बच्चे अपने माँ बाप से बंटवारा करते हैं, 2 भाई है, दोनों बंटवारा करो। ज़मीन अगर कोई किसी के पास था अभी 2 एकड़, मतलब 1.5 एकड़ था, तो अभी तक तो मीडियम में था, लेकिन 2 बेटे हुए उसके, उसने डिवाइड कर लिया, 0.75 एकड़ हो गया, 0.75 एकड़ हो गया, तो इससे गया, इसमें आ गया ना, यही हुआ। क्लियर। अब एग्रीकल्चर को फाइनेंस देने की ज़रूरत होती, क्योंकि हम खेती करते हैं तो कभी कभी फार्मर के पास पैसे नहीं होते। तो 2 टाइप की सोर्स होती है, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जिसमें आप मनी लेंडर से पैसे ले लेते हैं, मनी डीलर से पैसे ले लेते हैं, बिजनेसमैन से, लैंडलॉर्ड से पैसे ले लेते हैं। लेकिन एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जिसमें आप बैंक से, कोऑपरेटिव से पैसे ले लेते हैं। क्लियर। अब रूरल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को आप इस तरह देख सकते हो, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक प्राइमरी जो विलेज लेवल पे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। क्या 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 होता है? जैसे कोऑपरेटिव्स की बात की ना, तो कोऑपरेटिव्स में अर्बन भी होता है, रूरल भी होता है। तो जो रूरल वाला होता है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव। तो जो ज़्यादातर लोन लेते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव से लेते हैं। ऐसे होता है ना कि कुछ ग्रुप बना लिया है, ये लोग आपस में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, मान लो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, इसमें से किसी एक को ज़रूरत है तो सस्ते लोन पे इसको मिल जाएंगे। क्लियर। और क्योंकि इस मतलब जो लोन लिया है उसको बाकी सारे लोग जानते हैं, तो इस पर ज़्यादा प्रेशर होगा कि जल्दी से जल्दी लोन चुकाना है हमें, और सस्ता भी मिल जाएगा, यही बात है। और एक और चीज़, डेवलपमेंट बैंक 4 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि इसमें हम नाबार्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, एग्जिम बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कितने टाइप के डेवलपमेंट बैंक इंडिया में होते हैं? डेवलपमेंट बैंक उनका मेन मोटिव होता है डेवलपमेंट करना, फाइनेंस देना, लोन वोन देना नहीं, डेवलपमेंट, मेन डेवलपमेंट। कौन कौन होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें IFCI, IDBI, SIDBI होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, फिर एग्जिम बैंक जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, और हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक। क्लियर। नेशनल हाउसिंग बोर्ड होता है। तो इसमें हम लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की बात करते हैं, एक और है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये इसी के अंदर आता है, ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर वाले के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट दिया जाता है, और थोड़ा सस्ते इंटरेस्ट पे दिया जाता है, इजी रिपेमेंट का साधन होता है कि आप इतने देर में दे सकते हो। और बैंक 2 टीयर स्ट्रक्चर में होता है, एक प्राइमरी होते हैं, एक स्टेट लेवल पे होते हैं। क्लियर ना। प्राइमरी तालुक लेवल पे, क्योंकि लोगों को पता है कि अब मैं गांव में जाऊंगा वहाँ से लोन ले लूँगा, मतलब गांव में ही बैंक है, ऐसी बात, बैंक की बात करता हूँ। नाबार्ड के बारे में पता होगा, नाबार्ड को इस्टाब्लिश किया गया था 1892 में, जो एक कमेटी थी, कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसने नाबार्ड को सेटअप किया था। क्लियर। इस कमेटी ने, कमेटी का नाम नहीं भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं। एक स्पेशल पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया था, और इसका काम है जो ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर फील्ड में लोन देती है ना, उसको डायरेक्ट लोन देने का। और कभी कभी ये डायरेक्ट लोन भी दे देती है। पता है, एक बार BPSC में क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन है जो डायरेक्ट लोन नहीं देती है, तो उसमें सब ने क्या किया, नाबार्ड को हटा दिया। लेकिन नाबार्ड कुछ सिचुएशन में खुद भी डायरेक्ट लोन दे देता है, 1-2 सिचुएशन में। क्लियर है ना। नाबार्ड का फंक्शन देख सकते हो कि नाबार्ड क्या करता है, एम्पावर करता है इन ऑर्डर टू बिल्ड एन एम्पावर एंड फाइनेंशियल इंक्लूसिव रूरल इंडिया। नाबार्ड क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देती है, उस जो खुद लोन देता है। मतलब जैसे RRB लोन दे रहा है, गांव के लोगों को खेती में लोन दे रहा है, इसलिए नाबार्ड RRB को लोन देगा। इसका काम बहुत ज़्यादा होता है, पैसा देना भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। ऐसा नहीं कि पैसा दे दिए और फिर सो गए, नहीं, डेवलपमेंट देखिए वाला, सुपरविजन भला भाई जो मैं पैसा दे रहा हूँ लोगों के पास पहुँच भी रहा है कि नहीं, कि लोग उसका यूज कर रहे हैं खेती में कि नहीं, प्राइमरी एक्टिविटी में कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात। फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप किया जा सके, रोड को डेवलप किया जा सके। और डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान किया जाता है, ये नॉर्मल बात है। क्लियर। और एक टर्म है, पता है आपको, PDS,
फूड स्टॉक और एमएसपी, ध्यान दे रहे हैं, गवर्नमेंट एमएसपी रेट पे फूड स्टॉक जमा करती है एफसीआई में, ये आपको पता है। और उसके बाद पीडीएस शॉप जो होती है, पीडीएस शॉप, इस शॉप में लोग खरीदते हैं, पीपल आम लोग खरीदते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करती है, वो एमएसपी पे एफसीआई में खरीद के रख लेती है। एफसीआई गवर्नमेंट खुद थोड़ी आएगी, मोदी जी थोड़ी खुद जो कि हैं, एफसीआई को ये सारा काम देती है। एफसीआई सब कुछ इकट्ठा कर लेता है जिस रेट पे देना होता है, उसके बाद वो स्टेट को देता है, स्टेट को इशू करता है, स्टेट को कुछ सस्ता इशू करता है। अब काम हो गया स्टेट का कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करो पीडीएस शॉप पे, एक एक शॉप पे, किस रेट पे, 1 to 3 रेट पे। क्लियर। क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन हमें पता है, 3 टाइप की क्रॉप्स होती है, खरीफ, जायद और राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स विंटर में होता है, खरीफ वाला कौन होता है, मानसून में क्रॉप्स होता है, जैसे अब होता है जून में, जैसे राइस, कॉटन, मेज, ग्राउंड नट। और जायद क्रॉप समर में होती है, जैसे मार्च में उगाते हैं, क्योंकि इसके पास टाइम बच गया ना। आप इसका विंटर में आपको अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया या मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किया, अब इसका अब दोबारा तो जून में करना ना, क्योंकि आपको मानसून का इंतजार है। तो अब 3 महीना खेत छोड़ थोड़ी दोगे, नहीं भाई, बीच में हम जायद फ्रूट को रोक लेते हैं। कौन कौन है, जैसे आपको कुकुम्बर होता है, वाटरमेलन होता है, नहीं ये सब। और विंटर में कौन कौन से होते हैं, वीट, बार्ले, ये सब, पी, ग्राम। देखो मैं इन चीज़ों का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, जो चीज़ मुझे पता है आप लोगों को पता है, क्लियर है ना। तो इन चीज़ों पे उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ नहीं पता है, क्योंकि आपको कंप्लीट कराना ज़रूरी है। जो चीज़ मुझे समझाना है मैं समझाऊंगा, लेकिन जो चीज़ आराम आराम से हो जाने वाला उसको कर लेते हैं। क्लियर। तो एक बारी और रिवाइज इसको कर लेते हैं, क्या क्या हमने डिस्कस किया पूरे चैप्टर में। हाँ, एग्रीकल्चर में ये भी एक ध्यान रखो, जो मैंने दो थोड़ा वो मैंने लगाया था। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो गवर्नमेंट चाहती है ना, फार्म टू फोर्क, यहाँ से, फोर्क का मतलब होता है जो लोग खाना खाते हैं, वहाँ से लोग को फ़ायदा पहुँचा। आपको सोइंग के वक्त, क्राउन के वक्त, जब सॉरी ग्रो करता है, हार्वेस्टिंग के वक्त, स्टोरेज के वक्त, मार्केटिंग, सबके लिए गवर्नमेंट ने नया नया स्कीम लाया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए, सॉइल हेल्थ कार्ड किया जाए। सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब होता है कि खेत में देखते हैं किस टाइप की न्यूट्रिशन है और किस टाइप की ज़रूरत है, तो एक कार्ड बना दिया जाए। जैसे हमारा कार्ड नहीं बना दिया जाता कि भाई तुम इसमें कमज़ोर हो, तुम्हें इसमें इसमें तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर है, तुम इसमें ठीक हो, तो जिसमें कमज़ोर है उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सेम सॉइल हेल्थ कार्ड वही कहता है कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और ये भी बता देते हैं भाई, जैसे आपका कार्ड बता देता है कि आप कौन सा कोर्स करोगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड भी वही बताता है कि भाई कौन सा अनाज आप उगाओगे तो आपको फ़ायदा करेगा। क्लियर। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में समझ गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें क्या बात की जाता है, ऐसा नहीं कि सबको इरिगेशन जितना पानी यूज करो, नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप के पास इरिगेशन पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पानी का, मिनिमाइज करे वेस्टेज का। क्लियर है ना। इरिगेशन को ऐसा नहीं कि इरिगेशन आप अंधाधुंध करें, आप ड्रॉप इरिगेशन कीजिए, आप स्प्रिंगल इरिगेशन कीजिए। स्प्रिंग से नहीं है ना, छिटकारा मारते हैं, ड्रॉप से नहीं, जितना ज़रूरत है उतना यूज करो ना। फर्टिलाइजर में क्या स्कीम लाया सरकार ने, नीम कोटेड यूरिया। क्लियर है ना। यूरिया को नीम से कोट कर देते हैं, ताकि क्या होता है, पहले क्या होता था, अगर मतलब यूरिया का काला बाजारी हो जाता था, लेकिन अब उसमें नीम कोटेड करने से ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर है ना। क्योंकि पहले यूरिया को सीधे आप छीट देते थे ना, तो बहुत सारे यूरिया वेस्ट भी हो जाता था, मतलब इवापोरेट के होने के केस में, और ज़मीन भी कंटामिनेट बहुत ज़्यादा हो जाता था। उसका कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, ताकि पेरिसेबल आइटम को ज़्यादा दिन तक रहा जा सके। ई नेम है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। ई नेम एक्चुअली कोई यहाँ ऐसा नहीं, कोई ये समझ लो अमेजोन की तरह है कि बस बीज का काम करता है, यहाँ से सामान उठाएगा और किसी और के पास पहुँचा देगा, ये बीज का काम करता है। ये एक्चुअली इसके पास अपना कोई सामान नहीं होता है, समझ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री फसल के लिए बीमा की बात करते हैं, बीमा, कि भाई आपको फसल में कोई ख़राब हो गया तो सरकार पहले ही फिक्स कर देती है कि इस क्रॉप के लिए इतना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अगर कोई भी कैलेमिटीज आ गई तो सरकार आपको देगी उसके एवज में कुछ नहीं। क्लियर। अब एक और था फार्म, एक कुछ डेटा आप देख सकते हो,
क्लियर है, ये बस आपको ये डाउनलोड करना, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर। हाँ, यहाँ पे सिंपल देखो ना, 30% जो होता है हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट इकोनॉमिक लॉसेस हो जाती है फ्रूट एंड वेजिटेबल के, होता है, देख रहे हो। फार्म होल्डिंग, नियरली 50% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में है, और फार्म और ज़्यादा डिवाइड हो रहा है। बहुत सारे लोग सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट है, ये हमको पता है। इरिगेशन की बात करती है, वाटर यूज एफिशिएंसी बिल्कुल लो है अभी, तभी तो बात की कि तभी तो लोग बात करते हैं कि ड्रॉप इरिगेशन की यूज करो। सब्सिडी की बात की जाती है, गवर्नमेंट सब्सिडी टू फार्मर फॉर फर्टिलाइजर, ये सब मतलब ज़्यादा दिया जाता है, और इसका गलत गलत फ़ायदा कभी भी उठा दिया जा सकता है। क्लियर है ना। क्रॉप पैटर्न पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, फर्टिलाइजर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्लियर, ये सब बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते तो आप ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले